नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में आज हम हैं गुजरात में। आज हम सियासी हलचल में गुजरात की सियासी अपडेट पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं गुजरात के चर्चित राजनीतिक विश्लेषक जिग्नेश भाई कालावड़िया जी। जिग्नेश भाई, स्वागत है तमारू हमारा वर्डिक्ट न्यूज़ में। केम छो, શું ચાલે છે? બસ યાદવજી, ખૂબ મજામાં। તમે ગુજરાતની ધરતી ઉપર આજે છો, અમને આનંદ છે। એક સારા રાજકીય વિશ્લેષક ગુજરાતમાં પધાર્યા છે અને ગુજરાતની રાજનીતિને નજીકથી જોઈ રહ્યા છે। આપનું પણ ગુજરાતની પવિત્ર ભૂમિ પર ખૂબ ખૂબ स्वागत છે। ये हमारे साथ जो बैठे हैं तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये जिग्नेश भाई कालावड़िया हैं। गुजरात की सियासत को इन्होंने बहुत नज़दीक से समझा है, परखा है, जांचा है और पूरा जीवन इन्होंने गुजरात की सियासत में उसको समझने में गूढ़ जो रहस्य हैं, जो अंदर के समीकरण हैं, उसको अच्छे से इन्होंने समझा है। खासकर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में क्या सियासी अपडेट चल रहा है। बहुत किसी भी समय इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। और जिग्नेश भाई, क्या लगता है 26 लोकसभा सीटें हैं गुजरात प्रदेश में। आप चूँकि राजकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, सौराष्ट्र, साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, क्या राजनीतिक परिस्थिति बन रही है गुजरात में? ओपी जी, आप गुजरात की राजकीय परिस्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। 2017 में भी हम और आप मिलकर सौराष्ट्र और पूरे गुजरात में घूमे थे और उस वक्त हमने आपको बताया था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा बैठकें प्राप्त करके फिर से सत्ता में वापसी करेगी। और हमने जो भविष्यवाणी की थी सोशल मीडिया और हमारे अखबार के माध्यम से, वो भविष्यवाणी 2022 में भी सही साबित हुई थी। तो 2022 के इलेक्शन के बाद गुजरात की परिस्थिति में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया है। पिछले 2 साल में राजकीय दिशा और दशा ज़्यादातर गुजरात की वही रही है। कांग्रेस ने जो 17 बैठकें जीती थी, उसमें भी उसके 2 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 2022 में जो 5 बैठकें जीती थी, उसमें से एक विधायक हमारे विसावदर क्षेत्र के भूपत भाई भायणी भी भाजपा की ओर चले गए। तो गुजरात की परिस्थिति में 2022 के मुकाबले जब हम साथ मिलकर पूरे गुजरात में घूमे थे, उस दिन से आज तक कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। लोकसभा को अगर देखा जाए, गुजरात में 26 बैठक है और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा क्लीन स्वीप किया था। पूरी 26 से 26 बैठक बीजेपी ले गई थी। फिर 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 26 बैठक पर कब्जा किया था। जब से नरेंद्र मोदी का नाम पीएम के लिए 2014 से पहले उछाला गया था, तभी से गुजरात की जनता ने मन बना लिया था कि गुजरात का बेटा है, गुजरात का पुत्र है, वो अगर पीएम बन रहा है, बड़ा प्रधान बन रहा है, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच रहा है, तो उसको गुजरात के हर तबके के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया था, उसका समर्थन किया था। और 2014 में वो गुजरात की बड़ौदा सीट से और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट, 2 सीट पर वो विजयी रहे थे। तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी राजनीति भी गुजरात की घूम रही है, चल रही है, उसके साथ ही चल रही है। जब तक नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान पद पर है, जब तक नरेंद्र मोदी की ब्रांड चल रही है, तब गुजरात में ज़्यादा कोई राजकीय परिवर्तन के आसार नहीं है भैया। ये पूरी वास्तविक परिस्थिति है गुजरात की। जिग्नेश भाई, गुजरात 1989 से अगर गुजरात का तार्किक एनालिसिस किया जाए तो यहाँ कोई तीसरी ताकत, थर्ड फोर्स का जन्म नहीं हुआ। केशुभाई पटेल जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से निकले, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई, 2 विधायक उनके जीते और उसके बाद उनको भी फिर मर्जर करना पड़ा। आप देखिए, एनसीपी के भी 1-2 विधायक यहाँ जीते। गुजरात की विधानसभा में समाजवादी पार्टी का भी एक विधायक अभी है, जो उत्तर प्रदेश बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के जेठाभाई भरवाड़ यहाँ से चुनाव जीते। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, अब की जो विधानसभा का चुनाव था, जो आप बता रहे हैं 5 विधायक जीते, उसमें 1 विधायक खुद बीजेपी में जा चुके हैं। और जो गुजरात की अलग अलग रीजन की स्थिति है, ब्रांड मोदी डेवलपमेंट के बाद, इसके पहले आप देखिए कि पार्लियामेंट के चुनाव के जो नतीजे आते थे, पार्लियामेंट के चुनाव में 18 के आसपास का रेशियो बीजेपी का रहा है।
जब आप याद करिए, जब शंकर सिंह वाघेला कपड़वन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, आनंद जैसी सीट से भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस से जीता करते थे, तुषार चौधरी साहब बारडोली से जीत के मिनिस्टर मनमोहन सिंह सरकार में हुआ करते थे। गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है, गुजरात की सियासत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ब्रांड मोदी के डेवलपमेंट के बाद क्या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि दो महीने बाद जो पार्लियामेंट का चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, उसमें ओपोजिशन, खासकर पहले इंडिया गठबंधन की जो सुगबुगाहट थी, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो 5 सीटें विधानसभा के चुनाव में जीती है, इंडिया अलायंस गुजरात में आकार ले पाएगा कि आम आदमी पार्टी दूसरे पाद अलग लड़ेगी और कांग्रेस अलग लड़ेगी? इंटरनल क्या परिस्थिति बन रही है? गुजरात की इंटरनल राजकीय परिस्थिति की बात की जाए तो 2022 से पहले, चुनाव के ठीक थोड़े दिन पहले, आम आदमी पार्टी का एक थोड़ा सा उबाल दिख रहा था, जमीनी स्तर पर भी दिख रहा था, और उसकी बदौलत उसको अच्छे वोट भी मिले और 5 सीट भी मिली। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का जो उबाल था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी का संगठन बिखर चुका है। आम आदमी पार्टी को, जिसके नेतृत्व में यहाँ पाटीदारों की प्रभुत्व है पूरी राजनीति में, पूरे गुजरात में, तो जब आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया को आगे किया था तो उसके साथ शहरी क्षेत्र के जो पाटीदार लोग थे वो भी जुड़े थे, और उसकी बदौलत थोड़ा उबाल, सूरत में जो कॉरपोरेशन के आम चुनाव आदमी में पार्टी ने चुनाव जीता, तो उसके बाद थोड़ा मूवमेंट दिख रहा था। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद गोपाल भी यहाँ से शिफ्ट हो गया है, उसको महाराष्ट्र भेज दिया है। गोपाल की जो राजनीति उसको आपने खुद स्वयं खत्म कर दी है। और ईशुदान को लाए थे, आप जानते हैं ईशुदान तो पत्रकारिता का मीडिया पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, उसको राजनीति के बारे में, या हम नहीं कह सकते कि उसको समझ नहीं, लेकिन जो राजकीय व्यक्ति में जो गुण होने चाहिए वो गुण नहीं है इसमें, तो वो संगठन को साथ लेकर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने के काबिल नहीं है। तो आम आदमी पार्टी है वो बिल्कुल बिखर चुकी है, उसका संगठन बिखर चुका है। जो भी लोग बाकी बचे हैं वो भी बीजेपी की लाइन में जाने के लिए कतार में खड़े हैं। तो फिर से गुजरात वही दो ध्रुवी, जो कांग्रेस और बीजेपी, बायपोलर पॉलिटिक्स, हाँ, वो उस तरफ चल गया है। और लोकसभा में वो आपको दिखेगा भी, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों के बीच में ही लड़ाई होगी। इंडिया गठबंधन का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर अपने उम्मीदवार खड़ा करती हो तो वो डिपॉजिट गवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो कुछ एक आध सीट को छोड़कर, भरूच की सीट को छोड़कर ज़्यादा वो कुछ कहीं कर पाए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होगा, और ये मुकाबला भी ज़्यादातर इसमें बीजेपी बढ़त बनाएगी। जिग्नेश भाई, रीजन वाइज अगर समझा जाए, साउथ गुजरात में किस तरह की सियासत आकार ले रही है? साउथ गुजरात की जो सियासत है वो आदिवासी, साउथ गुजरात आदिवासी बेल्ट है। साउथ गुजरात की सियासत में आदिवासी वोटों का बहुत बड़ा महत्व है, और पिछले दिनों में आदिवासियों में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक सुगबुगाहट, एक पूरी ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी के खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है। लेकिन बीजेपी की जो मैनेजमेंट टीम है वो चुनाव के वक्त हर चीज़ का तोड़ निकालने में काबिल है, तो वो कोई ना कोई रीत निकाल कर ये जो आदिवासियों में जो बीजेपी के प्रति कहीं ना कहीं जो विरोध का सुर, नाराजगी दिख रही है, वो मैनेज कर लेगी, ऐसी मेरी धारणा है। तो एक आध सीट, मैंने कहा कि एक आध 2 सीटों में रिजल्ट की हम बहुत कम संभावना है, लेकिन भरूच और बारडोली जैसी सीटें, ऐसी कुछ सीटें है कि जहाँ हमारी जो धारणा है उसके विपरीत भी परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि आदिवासियों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। केवड़िया कॉलोनी को लेकर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे नरेंद्र भाई ने खड़ा किया है, उसकी पूरी उसके पर उन्होंने काम भी किया था, वो इसके लिए, और उसके आसपास के जो लोग हैं उसमें भी नाराजगी है। और बाकी जो चैतर भाई वसावा पर को अभी जेल में डाला गया था, तो इस मुद्दे को लेकर भी आदिवासियों में नाराजगी है। आदिवासियों के जमीन जंगल का, जंगल जमीन का जो प्रश्न है उसको विस्थापित किया जा रहा है उसके प्रदेश से, तो वो भी नाराजगी कहीं ना कहीं दिख रही है। हाँ, एक बड़ा मुद्दा बन सकती है साउथ गुजरात में, बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले चुनाव। नॉर्थ गुजरात, अल्पेश ठाकुर की बात किया जाए, शंकर सिंह वाघेला का जो कार्य क्षेत्र इसी पट्टी में रहा, महसाणा का पड़वंज का एरिया, नॉर्थ गुजरात का क्या सियासी सिनेरियो देख रहे हैं आप? नॉर्थ गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद की अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो नॉर्थ गुजरात ज़्यादातर बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। साबरकांठा, बनासकांठा जो बहुत पहले से ही कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे,
प्रधानमंत्री खुद उसी क्षेत्र से हाँ, आपके। साबरकांठा बनासकांठा जैसे जो क्षेत्र हमारे जिले है कि जहाँ से कांग्रेस किसी भी, ये पिछली बार 2022 में बिल्कुल बीजेपी की आंधी चली थी, फिर भी वो साबरकांठा से बनासकांठा से कांग्रेस के विधायक चुनकर आए। हाँ, नौशाद सोलंकी ये सब। नहीं, नौशाद सोलंकी नहीं, नौशाद सोलंकी तो हार चुके हैं इस बार। अच्छा। लेकिन बाकी के जिग्नेश मेवाणी है, जिग्नेश मेवाणी ये, हाँ, चुनकर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर गुजरात में कांग्रेस का कोई प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंस कांग्रेस की पूरे गुजरात में हर जगह है, लेकिन उसमें कोई वो सुसुप्त अवस्था, पूरा संगठन सुसुप्त अवस्था में चला गया है। कोई किसी भी तरह का कोई एक्टिव, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं दिख रही है। शक्ति भाई के आने के बाद भी जो चहल पहल दिखाई देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। भाल चरोतर में कैसे देख रहे हैं आप? ये तो किसानों का बड़ा बेल्ट है और खासकर पाटीदारों का। हाँ, वो मध्य गुजरात पहले से बीजेपी का गढ़ बन चुका है। एक जो खेड़ा की सीट है, आनंद की सीट है, जहाँ भरत सिंह सोलंकी का प्रभुत्व है, उसके माधव सिंह सोलंकी के वक्त से वो प्रभुत्व चला आ रहा है। तो एक सीट को छोड़कर बाकी कोई गुंजाइश नहीं थी। एक सीट में कांग्रेस फाइट कर सकती है। कोई अगर अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो जाए वहाँ, तो ये अमित भाई चावड़ा है, भरत सिंह सोलंकी, उसका वो आनंद पार्लियामेंट पे कुछ संभावना है। सौराष्ट्र से आप खुद बिलोंग करते हैं, कैसे देखते हैं सौराष्ट्र काठियावाड़ की सियासत को? सौराष्ट्र की सियासत में 2017 में सौराष्ट्र ने पूरी पलटी मारी। जो पाटीदार आंदोलन हुआ था, पास का जो आंदोलन हुआ था, और पाटीदार समाज पूरा सिस्टम के सामने खड़ा हो गया था, सरकार के सामने आ गया था। तो उस वक्त 2017 में एक जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली थी सौराष्ट्र रीजन से। और जहाँ जहाँ बीजेपी के बहुत ताकतवर नेता थे, वो भी वो चुनाव हारे थे। तो सौराष्ट्र की सियासत में कोई ऐसा नहीं है उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की तरह वो वन साइडेड नहीं है। सौराष्ट्र की प्रजा कभी प्रयोग भूमि है, हाँ, कभी भी किसी के साथ जा सकती है। तो लेकिन अभी कोई ऐसी परिस्थितियां आकार नहीं ले रही, और कांग्रेस का कुछ चुनावी माहौल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि सौराष्ट्र की प्रजा को अगर उस तरफ जाना है तो भी वो पीछे हट जाएगी, क्योंकि कोई उसको स्वीकार करने वाला, उसकी तरफ देखने वाला नहीं है। दिक्कत यह है सौराष्ट्र की ऐसे बैठकों की हम बात करें तो सौराष्ट्र में जो राजकोट बैठक है, वहाँ से मोहन भाई कुंडारिया पिछले 3-4 बार से वो लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे। इस बार उसको बदलने की बात हो रही है। लेकिन ये सीट में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट आ जाए, वो सीट 100% बीजेपी को फेवर करती है, जो और बीजेपी के साथ जाए। शहरी सीट है, उसके जो समीकरण, परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। जामनगर सीट जो वहां से कांग्रेस के विक्रम भाई माडम यादव डोमिनेटेड, हाँ, वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन बाद में उसी के परिवार की पूनम बेन माडम को बीजेपी ने टिकट दी और पूनम बेन ने उसको हरा दिया। 2 बार से पूनम बेन लगातार वहां से चुनकर आ रही है, और फिर तीसरी बार पर पूनम बेन या कोई और उम्मीदवार भी आ जाएगा। जामनगर सीट में भी परिवर्तन की कोई संभावना मेरे हिसाब से नहीं है। जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ का जो अभी प्रवर्तमान जो सांसद है राजेश चुड़ासमा, वो अभी काफ़ी विवाद में रहे, उस पर काफ़ी एलिगेशंस भी हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वो उम्मीदवार को बदल दिया जाएगा, लेकिन वहाँ जो भी उम्मीदवार आएगा वो जाति समीकरण के आधार पर ही वो चुना जाएगा, क्योंकि वहाँ कोली ज्ञाति, हमारे यहाँ सौराष्ट्र में ओबीसी में कोली ज्ञाति का प्रभुत्व है। तो कोली ज्ञाति का ही कोई कैंडिडेट बीजेपी उतारेगी और वही ज़्यादातर चुनकर आएगा। इसके सामने एक बार वहाँ से जसूभाई बारड़ यादव समाज से वो चुनकर कांग्रेस से आए थे। तो इस बार भी यादव समाज के लोग वहीं से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से जी। कांग्रेस के जो केशोद में बहुत कम मार्जिन थे, आ रहे थे हीराबाई जोटवा, हाँ, जोटवा यादव समाज, हाँ, वो यादव समाज से टिकट के दावेदार है। विमल चुड़ासमा करके अभी सोमनाथ में अभी कांग्रेस का धारासभ्य चुना गया है। कांग्रेस का एमएलए ने वहाँ से सीट निकाली थी कांग्रेस की ओर से। तो विमल चुड़ासमा भी बहुत बढ़िया युवा और बढ़िया तरीके से वो ये सीट पर फाइट दे सकता है। तो जूनागढ़ की सीट फाइटिंग वाली सीट है। अगर कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट वहाँ से उतारती है तो वहाँ पूरी तरह से फाइट हो सकती है। जीत की संभावना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी फाइट, चुनावी फाइट हमको देखने की जूनागढ़ की सीट से मिलेगी। पोरबंदर का भी यही हाल है। पोरबंदर में माणावदर सीट, पोरबंदर में जो विधानसभा आती है उसमें एक माणावदर कांग्रेस के पास है। कुतियाना में आपने बताया समाजवादी पार्टी जो कांदल जाडेजा है वो
अपने व्यक्तिगत दम पर व्यक्तिगत है। जीतता है, कोई भी पार्टी का सिंबल हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पोरबंदर से कांग्रेस के जो बड़े नेता है अर्जुन भाई मोटवाड़िया, वो कांग्रेस से विधायक है। तो पोरबंदर क्षेत्र में भी कोई अच्छा कैंडिडेट अगर आता है कांग्रेस से और जाति समीकरण ठीक बैठते हैं, वहाँ बीजेपी लेवा पाटीदार को उतारेगी, एलपी को। और इसके सामने अगर कांग्रेस कोई कड़वा पाटीदार को मैदान में उतारती है तो वहाँ का केशोद क्षेत्र है, माणावदर क्षेत्र है, धोराजी उपलेटा क्षेत्र है, वहाँ कड़वा पाटीदारों की बहुत अच्छी तादाद है, तो वो सीट भी फाइटिंग में आ सकती है। जिग्नेश भाई, गुजरात सामाजिक आंदोलन की भूमि बीच में बनी। 3 नौजवान नेता जो सामाजिक आंदोलन से निकले, जिग्नेश मेवाणी, ठाकुर और हार्दिक पटेल, एक ऐसा लगा कि एक मूवमेंट गुजरात से सोशल मूवमेंट बढ़ने जा रही, कहाँ ठप हो गई, कैसे देखते हैं? जो पाटीदार आंदोलन हुआ था और इसके काउंटर में ओबीसी समाज का जो अल्पेश ठाकुर चेहरा बने थे, तो वो पूरा सियासी गणित था, वो कोई जमीनी स्तर से शुरू हुआ आंदोलन नहीं था मेरे हिसाब से। ठीक है, उसको सियासी चाल के रूप में प्रोजेक्शन उसको मिला था और कुछ लोग जो बहुत बड़े नाम है गुजरात में, वो लोग उसके पीछे थे, उन्होंने इसको हवा दी थी। इसकी वजह से ये लोग, और दलित आंदोलन में जो घटना हुई थी, उसके बाद जो दलित समाज में जो आक्रोश था उसको जिग्नेश मेवाणी ने उठाया और वो दलित समाज के हीरो बने। और बाद में वो तो राष्ट्रीय स्तर तक वो अभी जा चुके, राहुल गांधी की टीम, हाँ राहुल गांधी की टीम में भी शामिल है। तो ये जो तीनों युवाओं ने जो राजनीति में जो भूचाल लाए थे, वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो भूचाल थोड़े समय के लिए, वास्तविक हाँ थोड़े समय के लिए था, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं और लोग भी थे जो इसको मैनेज कर रहे थे, और उन्होंने 2017 के चुनाव आते आते उसको पूरी तरह से मैनेज कर लिया। और बाद में तो आप जानते हैं, हार्दिक गई वो बीजेपी में चला गया, अल्पेश ठाकुर बीजेपी में चला गया, जिग्नेश अभी भी कांग्रेस के साथ काम कर रहा है। तो ये जो पूरा जो आंदोलन खड़ा हुआ था, वो आंदोलन कहीं न कहीं सियासी गणित के तहत खड़ा किया गया वो आंदोलन था। अपने आप स्वयंभू प्रजा ने ये आंदोलन पैदा नहीं किया था, ये मेरा मानना है। जिग्नेश भाई, गुजरात की सियासत में शंकर सिंह वाघेला, अभी एक डेवलपमेंट हुआ, लखनऊ गए अखिलेश यादव को मिलने, लगा कि गुजरात की सियासत में फिर तीसरे मोर्चे की कोई सुगबुगाहट है, फिर कुछ नहीं हो पाया। एक ज़माने में आपने सुना होगा कि हूँ गुजरात नो बीजो बापू छूँ, शंकर सिंह वाघेला वासणिया महादेव से बड़ा देशव्यापी चर्चा में आए। आजकल उनकी कोई भूमिका है गुजरात की सियासत में? शंकर सिंह वाघेला जी ने इतनी पार्टियां चेंज की है, तो उसकी भूमिका अब खत्म हो गई। राष्ट्रीय जनता पार्टी है, उन्होंने राजपा बनाई तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस में गए तभी तक उसके वर्चस्व था राजनीति में, कांग्रेस से भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन कांग्रेस के बाद जो परिस्थिति बनी, कांग्रेस से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अपने साथ एमएलए को ले गए, और इसके बाद उन्होंने जो नई पार्टी का गठन का प्रयास किया और जो राजनीतिक सब उन्होंने प्रयास किए, उनसे कोई वो उसकी भूमिका अब वो खत्म हो गई राजनीति में। और उसको कोई जो उसके साथ जाने वाले लोग हैं वो भी कहीं न कहीं बढ़ चुके हैं। कांग्रेस में थोड़े बहुत है, ज़्यादातर बीजेपी में चले गए। तो अभी शंकर सिंह वाघेला जी की या तीसरे मोर्चे की कोई भूमिका गुजरात में नहीं बची है। धन्यवाद। ये हमारे साथ जो बात कर रहे हैं जिग्नेश भाई कालावड़िया, गुजरात की सियासत को बहुत नज़दीक से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। डॉक्टर शिवानी ने लिखा है कि ना जानियो जानकी ना थे सवारे शू तवानु चे। भगवान राम भी ये नहीं जान पाए कि सुबह क्या होगा, सियासत में भी ये नियम लागू होता है। गुजरात की सियासत पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलते रहेंगे किसी नई शख्सियत के साथ सियासी हलचल में, सियासी अपडेट पर। आज सिर्फ गुजरात पर। धन्यवाद।